उसका कमरा लीना के कमरे के बराबर ही था। लीना ने उसे अपने कमरे में सोने की इजाज़त नहीं दी थी, वह तन्हा सोने की आदी थी। पहले मैंने लीना के कमरे में झांका और उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ा। मिशिको के कमरे के दरवाजे पर रुककर मैंने कॉरिडोर में दूर तक देखा। गहरा सन्नाटा और खामोशी छाई हुई थी, दूर दूर तक कोई नहीं था। चुनाचे मैंने झुककर की होल से आंख लगा दी। कमरे में मध्यम रोशनी वाला बल्ब रोशन था। बज़ाहिर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि कमरे का मकीन गहरी नींद सो रहा है, लेकिन अंदर मैंने जो कुछ देखा उसे देखकर मेरे अंदर एक ही जान सा बर्पा हो गया। वो दो अफराद थे जिन्होंने मिशिको को काबू में किया हुआ था। मिशिको जिद्दोजहद कर रही थी, लेकिन उनमें से एक ने उसका मुंह भींच रखा था और वह मिशिको को बुरी तरह जकड़े हुए थे। फिर उन्होंने मिशिको को औंधा ज़मीन पर गिरा दिया, उसके मुंह पर टेप चिपकाया और फिर पट्टी बांधने लगे। दूसरे ने मिशिको के दोनों हाथ पुश्त पर कस दिए और उन्हें बांध रहा था। इस काम से फरागत हासिल करके उन्होंने मिशिको को उठाया। फिर उनमें से एक ने उसे अपने कंधे पर डाल लिया। मेरे एहसास तन गए। साफ जाहिर हो रहा था कि मिशिको को अगवा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खुशबख्ती थी कि मैं बड़े मुनासिब वक्त पर पहुंचा। एक लम्हे के अंदर अंदर मैंने अपना लाहे अमल तैयार कर लिया। एक शख्स जिसने मिशिको को अपने कंधे पर डाला हुआ था पीछे था और दूसरा आगे। आगे वाले ने दरवाज़ा अंदर से खोला, जो शायद उन्होंने अंदर दाखिल होते वक्त बंद कर लिया था। फिर वही पहले बाहर निकला और मेरी भरपूर लात उसके पेट पर पड़ी। उसके हलक से ओह की आवाज़ निकल गई और मेरा फौलादी घोंसा उसके झुके हुए चेहरे पर पड़ा। वह पूरी कुव्वत से पीछे की जानिब उलट गया और पीछे वाला आदमी जो मिशिको को कंधे पर डाले हुए आ रहा था, उसकी जद में आकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मिशिको भी नीचे गिर पड़ी। मैं अंदर दाखिल हो गया। मिशिको अपने वजन की कुव्वत से लुढ़कती हुई थोड़े फासले पर चली गई। पहला आदमी जिसके मैंने घोंसे रसीद किए थे शदीद तकलीफ में मुब्तला था, लेकिन दूसरे आदमी ने अचानक ही उछलकर मुझ पर छलांग लगा दी और मेरे सीने पर दौलती मारी। बहरहाल मैं मार खा गया और कई कदम पीछे हटकर दीवार से टकराया, लेकिन उन लोगों ने मुझसे निमटने की बजाय फौरन दरवाजे की जानिब छलांग लगा दी। दूसरा आदमी भी किसी न किसी तरह निकल ही गया। मैंने अपने आप को संभाला और बर्क रफ्तारी से बाहर आ गया, लेकिन कॉरिडोर में दूर तक दौड़ता चला गया। पहले एक सिमत फिर दूसरी सिमत। मैंने फौरन ही अंदाज़ा लगा लिया कि दूसरी सिमत से वो लोग दीवार कूदकर बाहर निकल गए हैं। चुनाचे मैं वापस मिशिको के कमरे में आ गया। वो फर्श पर पड़ी हुई थी। पहले मैंने दरवाज़ा बंद किया, फिर उसके हाथ खोले और उसके बाद पाँव, फिर उसके मुंह से टेप निकाल दिया। मिशिको गहरी गहरी सांस लेने लगी। वो उठकर बैठ गई और फिर उसकी आंखों में तशक्कुर के जज्बात नजर आने लगे। मैंने जल्दी से कहा, मैं केयर टेकर हूँ, बस यूं ही गश्त करता हुआ इधर आ निकला और मैं ये देख रहा था कि तमाम कमरों के मकीन आराम से सो रहे हैं या नहीं। अचानक मुझे आपके कमरे में कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जैसे कोई जिद्दोजहद हो रही हो, और फिर ये सारा वाक़या हुआ। आई एम सॉरी, शायद आपको मेरी तरफ से तकलीफ़ पहुंची। उसने हैरत से मुझे देखा, फिर लरजती हुई आवाज़ में बोली, आप एक ऐसी बात कह रहे हैं मिस्टर जो बहुत अजीब तस्वुर की जा सकती है। आपने इस वक्त जिस तरह इन लोगों से मेरी जान बचाई है, उसके बाद तो मेरा रुआं रुआं आपका एहसानमंद होना चाहिए। आप मुझसे सॉरी कह रही हैं, मुझे इस बात पर हैरत है। चलिए फिर ठीक है, मुझे खुशी है कि आपको मुझसे फ़ायदा पहुंचा। आप केयर टेकर हैं? जी, मुलाजमत करता हूँ हयात अली साहब के पास। ये अच्छी बात है, मैं भी मुलाजिम हूँ। आपको पता है लीना हैम्बर्ट की मुलाजमत करती हूँ, उसकी सेक्रेटरी हूँ। जी मुझे मालूम है, लेकिन मिशिको ये कौन लोग थे? इनके चेहरे अजनबी थे। मैं नहीं जानती, झूठ नहीं बोल रही, मैं नहीं जानती। मैं सो रही थी, अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि फ़िज़ा में क्लोरोफॉर्म की खुशबू फैली हुई है। मैं जाग गई। उन्होंने क्लोरोफॉर्म में डूबा हुआ रुमाल मेरे चेहरे पर रखा, लेकिन ऐसी चीज़ों से मैं बेहोश नहीं होती। मेरा सर एक लम्हे के लिए ज़रूर चकरा गया। फिर मैंने कोशिश की, लेकिन पूरी तरह नींद में थी, इसलिए उनके कब्ज़े में आ गई। मिस्टर, आपने तो मुझे मेरे नाम से मुखातिब किया है, मैं आपको किस नाम से मुखातिब करूं? मेरा नाम आकिल रफ़ीक है, लेकिन आप मुझे आकिल कहेंगी। मिस्टर आकाल? वो बोली, अरे बाप रे, चलिए ठीक है, आकाल से ही। मैंने कहा और वो हंस पड़ी। फिर बोली, आई एम सॉरी, मुझसे नहीं बनता। नहीं बनता तो कोई बात नहीं, जो आपका दिल चाहे कह लीजिए। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ ही एक बार फिर मैं आपसे यह सवाल करूँगा कि आपके ख्याल में ये कौन लोग हो सकते थे? मैंने आपको बोला मैं नहीं जानती, मुझे खुद हैरत है। चलिए ठीक है, मेरे लिए कोई खिदमत हो तो बताइए। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। अगर मुझे इस बात का पता होता कि मेरे लिए ऐसी कोई कोशिश की जा सकती है तो आप यकीन करें कि उन लोगों को इस सतह तक पहुंचने में आसानी नहीं होती। मैं खुद उनसे निपट लेती। आइंदा मैं इसका ख्याल रखूंगी
ओके, फिर मैं चलता हूँ। आप दरवाज़ा अंदर से बंद कर लीजिए। मैं दरवाजे की जानिब मुड़ा तो वो पीछे से बोली, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। मैं रुक गया तो उसने कहा, एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ आपसे। हाँ हाँ कहिए मिस मिशिको। आप प्लीज़ इस बात को भूल जाएं, इसका तज़किरा किसी से भी ना कीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैंने गहरी निगाहों से उसे देखा, फिर शाने हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं ज़ुबान बंद रखूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी आप मुझसे कुछ ना पूछेंगे। मैंने गहरी निगाह उस पर डाली और उसके बाद कमरे से बाहर निकल आया। ये कैसा दिलचस्प इत्तेफाक था, मैं तो बस ऐसे ही चल पड़ा था। बहरहाल वापस अपनी रिहाइशगाह में आ गया। खासी सनसनीखेज सूरत हाल थी। वो कौन लोग थे जो मिशिको को अगवा करके ले जाना चाहते थे? अगर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाते, जैसा कि तकरीबन हो ही चुके थे, तो कल का दिन इस कोठी में कैसा होता? बड़े सनसनीखेज हालात होते। वैसे थोड़ी बहुत जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती थी, क्योंकि मैं यहाँ तमाम अमूर का निगरान था। अब इस सिलसिले में मुझे कुछ और कोशिश करनी होगी। हालांकि इस वक्त मेरी खामोशी गैर मुनासिब थी। मैं बहुत देर तक सोचता रहा। बाहर आने के बाद भी मैंने फ़ौरन ही अपनी रिहाइशगाह का रुख नहीं किया, बल्कि पूरी इमारत का एक चक्कर लगाया। रात का चौकीदार हालांकि जाग रहा था, लेकिन उसे इस तमाम कार्रवाई का कोई पता नहीं था। एक लम्हे के लिए दिल तो चाहा कि उसे सर्जंच करूं, लेकिन चूंकि मिशिको से वादा कर चुका था कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, चुनाचे खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन अपने बिस्तर पर पहुंचकर बहुत देर तक ज़हन पर यह तमाम सूरत हाल सवार रही। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने उन दोनों को दुरुस्त कर दिया था, लेकिन वो कौन थे, क्या थे, ये बात सिगाए राज में थी। मिशिको की फिक्र से जहन उलझा ही रहा। दूसरे दिन के मामूलात में कोई ख़ास तब्दीली नहीं थी। बस यूं ही सारा दिन मसरूफियत ही रही। शाम को कोई 5 बजे के करीब हयात अली साहिब फूलों की क्यारियों को देखते हुए आगे बढ़ते नजर आए। मुझे देखा, इशारा किया और मैं उनके करीब पहुंच गया। उनकी शख्सियत वाकई ऐसी थी कि इंसान को खुद ब खुद उनसे मोहब्बत का एहसास होता। नरम खू, नरम फितरत। मुझसे कहने लगे, भाई लगता है तुमने सचमुच अपने आप को केयर टेकर समझ लिया है। हमें तो कभी लिफ्ट ही नहीं देते। सर, आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मेरी दिली आरजू है कि उससे मैं मुतमईन कर सकूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुतमईन हैं हम, बिल्कुल मुतमईन हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि तुमने अपने आप को दुनिया से ही अलग कर लिया हो। मिला करो, बैठा करो। पहले भी कहा था तुमसे कि ऐसा कोई तस्वुर जहन में ना लाओ जिसमें यह बात शामिल हो कि तुम यहाँ सिर्फ एक काम सर अंजाम दे रहे हो। घर के फर्द की हैसियत इख्तियार करो, मुझे खुशी होगी। बच्चे तुमसे घुलते मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मगर कसूर हमने भी नहीं किया है भाई, हम भी बहुत अच्छे आदमी हैं। कभी हमसे भी दोस्ती करने की कोशिश करो। सर, क्या सर लगा रखी है, अंकल कहा करो मुझे। मैंने गर्दन झुकाकर कहा, बहुत बड़ा एजाज दे रहे हैं आप। बस बस जज्बाती बातें मत करो। मेरे लिए जिस तरह फराज है वैसे ही तुम। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा मुझे ऐसी फजूल बातें करने का मौका नहीं दोगे। अच्छा ये सुनाओ, क्या सूरत हाल चल रही है? सर, कुछ उलझनों का सामना है। बस आप भी सोचेंगे कि इन छोटे लोगों से एक बात कह दो तो फौरन ही अपने औकात से बाहर हो जाते हैं। लेकिन सर, एक बात मेरे जहन में हमेशा आती है, वो ये कि आपको कहीं भी किसी तरह कोई नुकसान ना पहुंचने दूं। ना जाने क्यों मैंने हयात अली के कहने पर एक तब्दीली महसूस की। इधर उधर देखा, फिर बोले, आओ ज़रा आओ, मेरे साथ आओ। फिर वह मुझे लिए हुए एक ऐसे खुले हुए गोशे में पहुंच गई जहां बैठकर हम दोनों बात कर सकते थे और दूर दूर तक किसी के छुपकर हमारी बात सुनने का कोई इम्कान नहीं था। हयात अली साहब कहने लगे, कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं मैं तुमसे जो अचानक मेरे जहन में आई हैं। क्या ख्याल है, राजदारी रख सकोगे? जी रख सकूंगा, मैंने मजबूत लहजे में कहा। और हयात अली साहब बोले, तुम्हारे लहजे की मजबूती इस बात का एहसास दिलाती है कि वाकई तुम मेरा राज रख सकोगे। बात असल में यह है कि मैं तुम्हें एक ऐसे राज में शरीक करना चाहता हूँ जो एक सनसनीखेज नौयत का हामिल है। तुम ये समझ लो कि मैं और मेरे कुछ साथी, जिनका बाद में तुमसे तारुफ होगा, बल्कि हो सकता है मुलाकात भी हो, बड़ी मुहिम जो फितरत के मालिक हैं। हम लोग दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में ना जाने क्या क्या हंगामा आराइयाँ करते फिरते हैं। हमने एफर-1, नाइट्रोफोस, कलकारिया और ना जाने कौन कौन से इलाकों की सैर की है। सहराए आज़म में तो बहुत बार गए हैं, इसके अलावा तिब्बत और ऐसे दूसरे बहुत से इलाकों में। लेकिन उन तमाम मुहिमात में हमें बड़े बड़े अजीब तजुर्बात हुए हैं। एक ख़ास सूरत हाल हमारे सामने आई है जिसकी तफसील मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जो एक सवाल खसूसी तौर पर मैं तुमसे करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या तुम हमारे साथ किसी मुहिम में हिस्सा लेना पसंद करोगे? मैंने ताज्जुब भरी निगाहों से हयात अली साहब को देखा और कहा, क्या आप मुझे ऐसी किसी मुहिम में शरीक करना पसंद करेंगे? हाँ,
असल में बात यह है कि वैसे तो तुम्हारी शख्सियत बड़े ठंडे और मीठे इंसान की हैसियत से मेरे इल्म में आई, लेकिन जब से तुमने खान की मुरम्मत की है और जब्बार तुम्हारा दुश्मन बना है, मैं तुम्हारे बारे में ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में सोचने लगा हूँ। एक और बात कहूँ, जब्बार को और खान को मैंने वार्निंग दी है कि अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा तो मैं सीधा सीधा उन्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अगर मैं ऐसा ना करता तो यकीन करो वो लोग तुम्हारे साथ कोई कार्रवाई कर चुके होते। मैं गर्दन झुकाए खामोशी से उनके अल्फाज सुनता रहा। क्या कहते हो तुम इस सिलसिले में? तब मैंने आहिस्ता से गर्दन उठाई और कहा, जो कहना चाहता हूँ उसे आप ना तो तस्लीम करेंगे ना कबूल करेंगे, इसलिए मुझे खामोशी रहने दें। नहीं, मैं तस्लीम भी करूँगा और कबूल भी करूँगा। अगर वो बात काबिल कबूल हुई तो आप जब्बार से कह दीजिए कि मेरे सिलसिले में वो जो कुछ भी करना चाहता है इसके लिए उसे मुकम्मल आज़ादी है। मैं उन दोनों को इस तरह ठीक करूँगा कि इसके बाद वो अपने आप को भी समझना छोड़ देंगे। जवाब में हयात अली साहब के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो बोले, यही वजह है कि मैं तुम्हें अपने साथ मुहिम में शरीक करना चाहता हूँ। ठीक है जनाब, अगर आप चाहें तो मैं आपकी इस ख्वाहिश की तकमील करूँगा। बस मेरा ख्याल है आज की गुफ्तगू इसी हद तक रहने दें या इसे आगे बढ़ाया जाए। मैंने अर्ज़ किया ना कि यह भी आप पर मुनहसिर है। बस तो फिर ठीक है, बाकी आइंदा। हयात अली साहब ने कहा। दूर से न्याज अली साहब की कार रुकती नजर आई। हयात अली साहब तेजी से आगे बढ़ाए। कार से उस वक्त मिस नगमा नहीं उतरी थीं और मैंने सुकून की सांस ली। हयात अली साहब अंदर चले गए और मैं अपने मामूलात में मसरूफ़ हो गया। फराज भी उस वक्त मौजूद नहीं था। असल में लीना के आ जाने के बाद यहाँ के मामूलात में थोड़ी बहुत तब्दीली हो गई। वैसे हम्बर्ट भी ज़रा अपने आप को लिए दिए रहता था। अलबत्ता हयात अली साहब से उसकी काफ़ी बेतकल्लुफ़ी मालूम होती थी। घर में बिल्कुल अहले ख़ानदान की तरह रह रहा था और कोई तकल्लुफ़ रवा नहीं था। एक कार उसकी तहवील में दे दी गई और वो ड्राइवर के साथ अमूमन बाहर ही रहता, जबकि लीना की तमाम तर तफरीहात साइमा के साथ ही हुआ करती। वैसे साइमा की तब्दीली को सभी महसूस कर रहे थे। मैं अक्सर इस बात को नोट कर चुका था कि साइमा दूर से ही मेरी मसरूफियात देखती है, उस वक्त भी जब नगमा मेरे पास होती है और उस वक्त भी जब लीना मेरे करीब आती है। हालांकि लीना के साथ अमूमन वो खुद भी हुआ करती थी, लेकिन अभी उसकी सोच थी कि लीना के सिलसिले में उसका क्या अंदाज हो। अलगर्ज ये दिलचस्प तकोन चल रहा था और इसमें चौथा अनोखा किरदार मिशिको का शामिल हुआ था। ये वाकई सबसे पुरस्कार शख्सियत थी। लीना की खिदमत में वो अक्सर रहा करती, लेकिन शायद लीना ने ही उसे यहाँ अपने आप से दूर रहने का मशवरा दिया, क्योंकि वो अपने साथियों में उसे शामिल नहीं करना चाहती थी। फिर दूसरे दिन मैं किसी काम से बाहर निकला और एक सड़क पर जा रहा था कि मुझे नगमा की कार नजर आई। नगमा ने मुझे देख लिया। मेरे करीब पहुंचकर उसने कार रोक दी और कहने लगी, बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जब तुम मुझे तन्हा मिल जाते हो। आज ना तो किसी मसरूफियत का बहाना करना, ना ये कहना कि तुम्हें फ़ौरन ही वापस जाना है। मुझे तुमसे एक अच्छा खासा वक्त दरकार है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं मिस नगमा, आप मेरे मालिकों की दोस्त हैं, आप जैसी सतह के लोग। देखो, फजूल बातें मत करो, मुझे गुस्सा आ जाएगा। क्या ये कोई फजूल बात है? तो और क्या, मालिक मुलाजिम कह चुकी हूँ कि खुद अपने आप को मुलाजिम बना रखा है। पहले तो मैंने ये सोचा था कि तुम्हारे साथ बैठकर किसी रेस्तोरां में चाय पीऊंगी, तुमसे बातें करूंगी, लेकिन अब सूरत हाल कुछ और हो गई। आओ बैठो। वो असल में बैठो, वो गुस्सीले अंदाज में बोली और मैं हंसता हुआ उसके बराबर बैठ गया। उसने बर्क रफ्तारी से कार आगे बढ़ा दी और फिर थोड़ी देर के बाद कार एक कोठी में दाखिल हो गई। एक लम्हे के अंदर मुझे अंदाज़ा हो गया कि यह नगमा की अपनी कोठी है। पोर्च में कई कारें खड़ी हुई थीं। कोठी भी इतनी शानदार थी कि उसे देखकर इसके मकीनों की हैसियत का अंदाज़ा हो जाता। इसके अलावा मुख्तसरन फराज ने भी मुझे न्याज अली साहब के बारे में बता दिया था। वह मुझे अंदर ले गई और एक इंतहाई आला दर्जे की ड्राइंग रूम में बिठा दिया। फिर बोली, अब ये बताओ क्या पियोगे? मेरे ख्याल में चाय इस वक्त मुनासिब रहेगी, मैं बंदोबस्त करती हूँ। वो उठकर अंदर चली गई और अभी उसे गए हुए एक लम्हा भी नहीं गुजरा था कि दूसरे दरवाजे से न्याज अली साहब अंदर दाखिल हुए। दांतों में पाइप दबा हुआ, बदन पर गाउन पहने हुए। शख्सियत तो पहले भी शानदार थी, लेकिन इस वक्त कुछ ज़्यादा ही पुरवकार नजर आ रहे थे। मुझे देखकर ठिठक गई। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो आहिस्ता से चलते हुए मेरे करीब आए, दांतों से पाइप निकाला और फिर बोले, मेरा ख्याल है मैंने तुम्हें देखा है, शायद हयात अली की कोठी पर। जी। आकिल रफ़ीक है ना तुम्हारा नाम? जी सर, जी सर, मैंने जवाब दिया। बैठो बैठो प्लीज़। नगमा तो तुम्हारा बहुत जिक्र करती रहती है, बल्कि बहुत सी सिफारिशें की हैं उसने तुम्हारी। बात असल में यह है कि वो मेरी इकलौती बेटी है और मैं उसकी कोई फरमाइश टाल नहीं सकता। बस ज़रा सादा मिजाज है, हर एक से मुतासिर हो जाती है। हालांकि बारहा उसे ये बात समझा चुका हूँ कि बेटे, इंसान को पहले देखो परखो, उसके बाद उसके बारे में कोई फ़ैसला करो।
माफ़ करना ये बात तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन एक मजमूई बात बता रहा हूँ। जी सर, मैंने आहिस्ता से कहा। अब इस वक्त तुम गालिबन नगमा ही के साथ आए होगे, लेकिन मैंने तुम्हें उचक लिया। मैं तुमसे ज़रा तफसीली गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इंसान की अपनी ज़ाती दोस्ती भी होती है किसी से। हरचंद के मेरी तुमसे ये पहली ही मुलाकात है, लेकिन नगमा ने जब तुम्हारे बारे में तफसीलात बताई थीं तो मैंने उसी वक्त दिल में सोचा कि तुमसे ज़रा तफसीली मुलाकात भी की जाए। अब ऐसा करना कि अगर नगमा आ जाए तो बेशक उसके साथ वक्त गुजारना, लेकिन जाने से पहले थोड़ा सा वक्त मुझे देना। मैं चलता हूँ, कहीं वो ये ना समझ ले कि मैंने तुम्हें उचक लिया, लेकिन उसे ये बता देना कि मेरी तुमसे मुलाकात हो चुकी है और मैं तुमसे कुछ वक्त बातें भी करना चाहता हूँ। इस गुफ्तगू के बाद नियाज अली साहब वहाँ से चले गई। मुझे ज़रा सी हैरत हुई, लेकिन मैं अपने आप को संभाल कर बैठ गया। चंद ही लम्हात के बाद नगमा आ गई और उसके साथ एक नौउम्र मुलाजमा थी जिसने ट्रॉली संभाली हुई थी और ट्रॉली पर बेहतरीन मछली, ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट वगैरह रखे हुए थे। इसके साथ ही कॉफ़ी के इंतजामात, खूबसूरत बर्तन, कॉफ़ी की पॉट से मध्यम मध्यम खुशबू निकल रही थी जो बड़ी नफीस महसूस हो रही थी। नगमा ने मुलाजमा को जाने का इशारा किया और फिर खुद कॉफ़ी बनाने लगी। कॉफ़ी की प्याली मुझे देकर उसने पुरमुसरत लहजे में कहा, तुमसे बहुत सी दिल की बातें करना चाहती हूँ आकिल। मिस नगमा, पता नहीं आप कैसी हैं, हालांकि आपको सारी हकीकतें मालूम हैं। मैं आपके लिए एक मुलाजिम का दर्जा रखता हूँ। आप मुझे बिल्कुल दोस्तों जैसी हैसियत देती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कल आप ही को इस पर पछताना पड़े। नगमा ने मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देखा, फिर बोली, देखो मैं तुम्हें सिर्फ बताऊं, मैं वाकई एक अनोखे मिजाज की मालिक लड़की हूँ। मेरे जहन में कभी कोई एक चीज़ जमती नहीं है। बस यूं समझ लो कि जो लोग खुद अपने आप से बेगाना होते हैं, मैं उन्हीं में से हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत अपने आप को समझने में पेश आती है, जबकि दूसरों को मैं आसानी से समझ लिया करती हूँ। आकिल, दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि जो कुछ तुम हो, मेरा मतलब है कि जो हैसियत तुमने इख्तियार की हुई है, दर हकीकत तुम उस हैसियत के मालिक नहीं हो। तुम्हारे अंदर कोई कहानी पल रही है। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि वो कहानी मुझे बता दो, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहती हूँ कि तुम अपनी शख्सियत से मुख्तलिफ इंसान हो। एक लम्हे के लिए मुझे हैरत हुई। उसका अंदाज़ा कम अज़ कम इस सिलसिले में बिल्कुल ठीक था, लेकिन जाहिर है मैं इसका एतराफ़ नहीं कर सकता था। मैंने हंस कर कहा, बात ये नहीं है मिस नगमा। तो फिर? बस आपकी पहली बातों से मैं इत्तफाक करता हूँ। इंसान के जहन में किसी के लिए भी कोई मुकाम पैदा हो जाए, उसे उसके अंदर खूबियाँ ही खूबियाँ नज़र आने लगती हैं। हालांकि क्या खूबियाँ होती हैं उसके अंदर? ये तो हमारे अंदर का हुस्न होता है जिसे हम दूसरे को देखते हैं, और वो भी हमें हसीन नज़र आता है। इसके सिवा मैं और क्या कहूँगा। तो फिर यूँ समझ लो आकिल के जो लोग अपनी निगाह के हुस्न से मुतमईन होते हैं, मेरे ख्याल में वो कामयाब तरीन लोग होते हैं, क्योंकि हमें 100% अच्छे लोग कभी नहीं मिल सकते, चाहे हम उनकी तलाश में पूरी ज़िंदगी क्यों ना सर्फ कर दें। आपका नज़रिया है, मैं क्या कह सकता हूँ। चंद ही तो नज़रिए ऐसे हैं मेरे जिनसे मैं मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ, और यूँ समझ लो कि सिर्फ मैं ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहती हूँ। तुम अगर ये कहना चाहते हो तुम दर हकीकत वही हो जो नज़र आते हो, तो ठीक है, मैं माने लेती हूँ। लेकिन जिस कदर नफीस तबीयत के मालिक तुम हो, और वाकई मैं इस वक्त झूठ नहीं बोल रही, जिस कदर पुरसहर शख्सियत रखते हो तुम, उसमें सिर्फ एक ही कमी है ना, दौलत, और सिर्फ दौलत। अगर आने वाली कल तुम्हें एक दौलतमंद इंसान की हैसियत से दुनिया के सामने पेश कर दे, तो तुम्हारी शख्सियत को देखकर हर शख्स ये तस्लीम कर लेगा कि तुम एक बाहैसियत और आला नस्ब इंसान हो। आकिल, मुझे माफ़ करना। जब दोस्तियाँ होती हैं, मोहब्बत होती है, तो अपना सब कुछ निछावर कर दिया जाता है। मैं अपने बाप की इकलौती बेटी हूँ, और मेरे डैडी मेरी पसंद को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद समझते हैं। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और डैडी मेरी पसंद से इत्तफाक करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि इस वक्त तुम मुझसे मोहब्बत का इकरार करके यहाँ से जाओ। एक पेशकश की है मैंने तुम्हें, इस पर गौर कर लेना और मुझे जवाब दे देना। इतनी बेबाकी से कोई मशरकी लड़की अपनी पसंद का इजहार किसी से नहीं कर सकती थी। इससे मुझे नगमा नियाज़ अली की फितरत का अंदाज़ा हुआ, और फिर फराज भी नगमा के बारे में ये सारी बातें बता चुका था। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ था, तो मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी ज़िंदगी कैसे कैसे वाक़यात से दो चार हो चुकी थी। मोहब्बत, इश्क अब मेरे लिए फरसूदा बातें थीं। हाँ, इसके बाद अगर इंसानी फितरत में कोई एटमी तब्दीली पैदा हो तो शायद मेरे लिए नई बात हो, लेकिन इश्क भी कर चुका था और अपने इश्क से ताइब भी हो चुका था। मेरी ज़िंदगी का तो खेल ही बिल्कुल मुख्तलिफ था। नए नए खेल खेलना और उनमें अपने आप को जम कर लेना ही मेरी ज़िंदगी बन चुकी थी। गर्ज़ ये कि नगमा नियाज़ अली मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती रही। फिर मैंने कलाई पर बंदी घड़ी देखकर कहा, मुझे इजाज़त देंगी?
आपको अंदाज़ा है कि मुलाजमत पेशा इंसानों, दूसरों के अहकामात का पाबंद, जिस काम से निकला था उसमें देर हो चुकी है। मैं तुम्हें डैडी से मिलाए बगैर नहीं जाने दूंगी। ये तो मैंने तुमसे अपना हिस्सा वसूल किया है। मैं हंसने लगा। फिर मैंने कहा, नियाज अली साहब से मेरी मुलाकात हो चुकी है। कब? उसने ताज्जुब से पूछा। अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन नहीं, बस सरसरी गुजरते हुए मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि मैं उनसे मिलकर जाऊं। अरे वाह, तुम तो बहुत तेज निकले। चलो अब मैं तुम्हें डैडी के पास लेकर चलती हूँ। आप सिर्फ मुझे उनके पास छोड़ दीजिएगा। क्या मतलब? उन्होंने यही कहा है कि वो तन्हाई में मुझसे बात करना चाहती हैं। ओह, नगमा ने मायनेखेज लहजे में कहा। फिर बोली, और तुम जानते हो कि वो तन्हाई में तुमसे क्या बात करेंगे? अभी तक तो नहीं जानता। 100% मेरे बारे में कहेंगे और ऐसे मौक़ों पर बुजुर्गों को तन्हा ही छोड़ देना चाहिए। तब उसने मुझे कमरे के दरवाजे के सामने छोड़ा और बोली, डैडी अंदर मौजूद हैं। नियाज अली साहब ने मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल किया। मैंने कहा, सर अगर आप महसूस ना करें तो मैं जल्द जाना चाहता हूँ। एक काम से निकला था कि नगमा साहिबा यहाँ ले आई और मुझे खासी देर हो गई। ठीक ठीक ठीक, मैं वैसे भी तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अलबत्ता जो पेशकश मैंने तुम्हें की है उसको दोहराना चाहता हूँ। सुनो, मैं जो कुछ कह चुका हूँ उस पर गौर करना। जहाँ तक दौलत का मामला है, यूँ समझ लो कि अपनी जहानत से कमाई हुई दौलत की बात ही कुछ और होती है। वक्त के साथ सफ़र करो और दौलत हासिल करो। मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ नगमा के नाम पर, लेकिन उससे हटकर मैं तुम्हें एक पेशकश करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। बेशक वहाँ मुलाजमत करते रहो। हयात अली बहुत अच्छा इंसान है, दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन। तुमने सुना होगा, यह मुमकिन है तुम्हारे इल्म में ना आया हो कि हयात अली बहुत जल्द एक मुहिमाती सफ़र करने वाला है। मेरे इल्म में तो ये बात भी आ चुकी है कि इस सफ़र में तुम भी उसके साथ होगे। मैं तुम्हें एक हकीकत से आगाह करना चाहता हूँ। क्या? पहले ये बताओ, क्या तुमसे इस सफ़र का तज़किरा किया गया है? जी हाँ। तफसील बताई गई है? जी नहीं। तो तफसील मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन मुख्तसर। हयात अली के पास एक ऐसी पुरस्कार शख्सियत मौजूद है जो एक ख़जाने का राज जानती है, एक अजीमुशान ख़जाने का राज। ये शख्सियत कुछ गैर मुतवाज़न ज़हन की मालिक है और हयात अली उससे अब तक कुछ मालूम करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने उसे अपने कब्ज़े में कर रखा है। वह उनकी कोठी से दूर एक और इमारत में रहती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं या कोई और हयात अली को क्रॉस करके वो सब कुछ हासिल करना चाहता है, जो एक तरह से हम में से कई हजरात का मुश्तरका राज है कि हयात अली के साथ जो लोग शामिल हैं वो बददियानत हैं और कहीं भी वो बददियानती का मुजाहरा कर सकते हैं। ख़ास तौर से मैं हैम्बर्ट की बात करता हूँ। हैम्बर्ट जो कुछ भी है उससे हम हर बुराई की तवक्को रख सकते हैं। वैसे भी वो जिस नस्ल का बाशिंदा है, उस नस्ल ने हिंदुस्तान में आकर मुग़लों को जो धोखा दिया था वो किसी से पोशीदा नहीं। हर कौम धोखेबाज होती है। हयात अली शायद मेरे अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं ये नहीं कहता कि तुम हयात अली से गद्दारी करो, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ मैं कि हयात अली अगर अपने दोस्त नुमा दुश्मनों का शिकार होने की कोशिश करे तो कम अज़ कम कोई ऐसी शख्सियत ज़रूर हो जो उसे बचाए। मैं खामोशी से नियाज अली की बातें सुन रहा था। नियाज अली कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, इस सिलसिले में एक सौदा करना चाहता हूँ मैं तुमसे। कैसा सौदा? मैंने सवाल किया और नियाज अली कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गया। फिर बोला, नगमा तुमसे मुतासिर है। आने वाले वक्त में मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई भी मोहब्बत का रिश्ता इस्तवार हो सकता है। चुनाचे इस बात को मद्देनिगाह रखते हुए खुसूसन मेरे मुफादात का ख्याल रखो। मुझे उधर होने वाली हर कोशिश की इत्तला दो, एक दोस्त, एक अजीज़ की हैसियत से, और जवाब में बस ये समझ लो कि जो कुछ हासिल होगा वो मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा और नगमा का होगा। बस इससे ज़्यादा शायद एक बाप की हैसियत से मैं खुलकर और कुछ न कह सकूं। ओके। मैं अपनी जगह से उठ गया तो नियाज अली ने कहा, बेहतर था कि मुझे जवाब दे जाते। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, मैंने कहा, और नियाज अली ने उठकर मुझसे पुरजोश मुसाफिया किया। फिर बाहर तक छोड़ने आया और बोला, नगमा के साथ तुमसे जब भी मुलाकात होगी वो इस मुलाकात से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। ओके? जी सर, मैंने जवाब दिया और इसके बाद मैं वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में बहुत सी सोचें मेरा दामन थामे हुए थीं और मैं नियाज अली के अल्फाज पर बड़े गहरे अंदाज में गौर कर रहा था। कोठी वापस पहुंचा तो वहां मामूल के मुताबिक बड़ी हंगामा आराई नजर आई। लड़कियां शोर शराबा कर रही थीं। मैं खामोशी से उनसे बचता बचाता अपनी रिहाइशगाह में दाखिल हो गया। एजाज चाचा मेरा इंतज़ार कर रहे थे। बड़ी देर हो गई। हाँ एजाज चाचा। ऐसे ही कुछ वक्त बाहर लग गया। कोई ख़ास बात? नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है। फिर रात हो गई। वाकई कोई अहम वाक़या नहीं हुआ।
मैं कोठी के निगरान की हैसियत से रात को 12:30 या 1 बजे जब तमाम लोग अपने कमरों में चले जाते थे, कोठी का एक चक्कर जरूर लगा लिया करता, चौकीदार को मोहतात कर देता। और उस दिन से मैं होशियार हो गया था। जिस दिन मैंने मिशिको को अगवा करने वालों को देखा, बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना मेरा फर्ज था। और इस वक्त मैं कोठी के अकबी हिस्से में था कि अचानक ही 2 सिमतों से किसी ने मुझ पर छलांग लगाई और मुझे रगीदते हुए दूर तक ले गए। और इसके बाद उन्होंने मुझे क्लोरोफॉर्म सूंघाकर बेहोश करने की कोशिश की। बिल्कुल मिशिको के अगवा करने जैसा अंदाज था, लेकिन मेरा भरपूर हाथ उस शख्स के मुंह पर पड़ा जो अपना चेहरा छुपाए हुए था और अपने हाथ में क्लोरोफॉर्म का रुमाल लिए हुए। वो अलग से गिरा तो क्लोरोफॉर्म का रुमाल उसके मुंह पर ही गिरा। ऊपर से मैंने उसे पलटकर दबोच लिया। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि क्लोरोफॉर्म खुद उसी तरफ अपना काम दिखा रहा है। अचानक दूसरे आदमी ने मुझ पर फायरिंग शुरू कर दी और मैं लुढ़कता हुआ एक दरख्त की आड़ में पहुंच गया। उसने 3 या फायर किए थे और खुशकिस्मती से मुझ पर निशाना लगाने में कामयाब नहीं हो सका। वह भागने की कोशिश करते हुए दरख्त से टकराया और मैंने उसकी पीठ पर एक लात रसीद कर दी। वो उछलकर नीचे जा गिरा, जबकि क्लोरोफॉर्म से बेहोश होने वाला शख्स अब बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ था। दूसरे आदमी को आराम से मैंने अपने कब्जे में कर लिया। फायरिंग की आवाज़ बहरहाल ऐसी नहीं थी कि सोने वाले सोते रहते। सारे कमरों में रोशनी हो गई और फिर आवाज़ें उभरने लगीं। टॉर्चों की सफ़ेद रोशनी उस तरफ लहरा रही थी। मैंने अपने दोनों दुश्मनों को जेर कर लिया। किसी ने गरजदार आवाज़ में कहा, खबरदार, तुम राइफलों की जद पर हो, हम तुम्हें गोलियों से छलनी कर देंगे। अपनी जगह हाथ उठाकर खड़े हो जाओ। मैंने दोनों हाथ बुलंद कर दिए और आने वाले करीब आ गए। सभी थे, हयात अली, फराज, हैम्बर्ट, घर के कुछ और मुलाजिम। टॉर्चों की तेज रोशनी मेरे गिर्द आहता किए हुए थी। फराज की आवाज़ उभरी, आकिल, हाँ, खुदा के लिए मुझे गोली ना मार देना, मैंने मुस्कुराती हुई आवाज़ में कहा। हयात अली साहब दौड़कर मेरे पास पहुंच गए। ये सब क्या किस्सा है? उन्होंने जुमला पूरा न किया। मैंने हंसकर कहा, ये मोहब्बत करने वाले मुझ पर हमलावर हुए थे। मैं मामूल का गश्त कर रहा था कि इन्होंने उधर दीवार पर से मुझ पर छलांगे लगाईं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं महफूज रहा। कौन है ये? फराज, देखो। हाँ, ये मुझे अगवा करना चाहते थे, लेकिन एक तो क्लोरोफॉर्म ही का शिकार हो गया, दूसरा जिसने मुझ पर फायरिंग की थी मेरे हाथों जख्मी हो गया। है कौन फराज? इनके चेहरे देखो। फिर उनके चेहरे देखे गए और हयात अली साहब गुंग रह गए। उनमें एक जब्बार था और दूसरा खान। हयात अली साहब ने मुझे देखा, मैंने फराज को। हम जानते थे कि खान और जब्बार ने मुझ पर हमला करके मुझे अगवा करने और इस कोशिश में नाकाम रहकर ख़त्म करने की कोशिश क्यों की थी। हयात अली साहब ने कुछ लम्हों के बाद सख्त लहजे में कहा, फराज, मुलाजमों को बुलाओ, उनसे कहो इनके हाथ पांव बांधें और इन्हें अंदरूनी कमरे में पहुंचा दें। कौन थे ये? कौन है? चोर, चोरी करने आए थे, लेकिन इन्हें नाकाम बना दिया गया, हयात अली साहब ने जवाब दिया। फिर उन दोनों को खामोशी से अंदर पहुंचा दिया गया। मैं, हयात अली और फराज उस कमरे में थे जहां उन लोगों को बांध कर डाला गया। उन सब के चेहरों पर हैरत के नकूश थे। हयात अली साहब बड़े हिजान का शिकार थे। मेरी तरफ देखा और मैं मुस्कुरा कर बोला, आपको बता चुका हूँ, मेरा ख्याल है कि ये उसी दिन का रद्द-ए-अमल है। तुम पर गोलियां चलाई थी इन लोगों ने? जी। और अगर गोलियां लग जाती तो मैं मर जाता, मैंने हंसकर कहा। और हयात अली साहब का चेहरा सुर्ख हो गया। फराज शदीद गुस्से में नजर आ रहा था। वो कहने लगा, मुझे इसका शुबा था। उस दिन खान ने जो बदतमीजी की थी और उसके जवाब में आकिल ने जो कुछ किया, खान ने उसे कह दिया था अंकल कि वो उसका बदला लेगा। आपको पता है कि इन लोगों की खोपड़ी उल्टी होती है। मैं ऐसी खोपड़ी इनकी उल्टी करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। आप देख लीजिए, अगर कोई उलझन पेश आती है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। अगर ये 10 बार भी मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे तो आप इत्मीनान रखिए, इंशाल्लाह कामयाब नहीं हो पाएंगे। इन्हें ठीक कर दूंगा। सवाल ही नहीं पैदा होता बेटे। अल्लाह ने तुम्हें बचाया है और तुम एक बेमिसाल शख्सियत के मालिक हो। तुम फिक्र मत करो, मैं सब देख लूँगा। बिल्कुल देख लूँगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ओके। और फिर हयात अली साहब ने उसी वक्त मोबाइल फ़ोन मिलाकर एक नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगा लिया। हेलो, हाँ, मुआफ़ी चाहता हूँ, ज़रा एसपी मंगेश को इतला दीजिए, मेरा नाम हयात अली है। बड़े भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, काम है? हाँ, जाहिर है। हाँ, फ़ौरन, हयात अली है मेरा नाम। हाँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, होल्ड किया हुआ है। आपकी समझ में नहीं आ रहा, कौन साहब बोल रहे हैं आप इतला दीजिए मंगेश को। हाँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ। हयात अली साहब का लहजा गुस्से में डूबा हुआ था। थोड़ी देर तक इंतज़ार करते रहे। कुछ लम्हों के बाद गालिबन दूसरी तरफ से उन्हें आवाज़ सुनाई दी। कौन? मंगेश?
हाँ भाई, जाहिर है कि कोई इमरजेंसी ही होगी। तुम अगर नहीं आ सकते तो बताओ, मैं किसी और से राब्ता कायम करूं। हाँ, आना है मेरे पास। कुछ अफराद को लेकर जाना है। मेरा मतलब है 2 बंदे आपके सुपुर्द करने हैं। पकड़ लिया है हमने उन्हें। हाँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तफसील बाद में बताऊंगा, आ जाओ। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और फिर कमरे में टहलने लगे। अंकल, इसके बारे में अगर उन लोगों ने ना बताया तो? बेफिक्र रहो, मैंने इन्हें वार्निंग दी थी कि कोई बदतमीजी ना होने पाए। बहुत इंतकामी मिजाज रखते हैं ना ये। मैं इन्हें सबक सिखा दूंगा, सारा इंतकामी मिजाज ख़त्म हो जाएगा। मैंने एक बार फिर दबी जुबान से कहा, देखिए मेरी वजह से यार कमाल करती हो तुम। तुम्हारे बजाय ये हमला फराज पर भी हो सकता था, मुझ पर भी हो सकता था। जाहिर है मुझसे भी अगर कोई बदतमीजी करता तो मेरा जहन भी खराब होता। जहां तक रहा मेरा ज़ाती मामला, तो मैं इतना कच्चा आदमी नहीं हूं। मैंने बंदोबस्त कर रखा है अपना। मैं और फराज खामोश हो गए। बाहर चहल पहल हो गई थी। हेम्बर्ट और दूसरे लोग सूरत हाल जानना चाहते थे। फिर एसपी मंगिश, 2 इंस्पेक्टर और 6 कांस्टेबलों के हमरा आ गया। भारी भरकम आदमी था। हयात अली साहब की शायद कुछ ज़्यादा ही इज्जत करता था। आकर सलूट किया और मुस्कुरा कर बोला, यस बॉस। बड़ी ज़बरदस्त तलबी थी। ऐसे तो आईजी साहब भी नहीं बुलाते। मैं आईजी नहीं हूँ, दोस्त हूँ तुम्हारा। और दोस्त भी कोई मामूली नहीं, बड़ा दोस्त, बेहद पावरफुल। क्या बात है, कौन है ये? बंगिश, ये आकिल रफ़ीक हैं, हमारे साथी समझो, बल्कि यूँ समझो कि हमारी इस कोठी के निगरान। एक छोटी सी झड़प हो गई थी कभी इन दोनों में। ये जो वहाँ पड़ा है इसे खान के नाम से याद किया जाता है। इन दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ, जुराइम पेशा लोग रहे हैं। मगर आपका क्या मामला था? इन दोनों को कम से कम 2-2.5 साल के लिए अंदर होना चाहिए। हो जाएंगे। ये बकवासी करते रहें, इन पर कान ना धरोगे। तुम जानते हो मैं गलत आदमी नहीं हूँ। अगर किसी के साथ ये सलूक करना चाहता हूँ तो उसका कोई बैकग्राउंड होगा। बिल्कुल होगा बॉस, बस इसीलिए तुम्हें तकलीफ़ दी है। ये बेहोश है। हाँ, इन दोनों ने आकिल रफ़ीक को क्लोरोफॉर्म सूंघा कर अगवा करने की कोशिश की। असल में थोड़े दिन पहले मेरी एक और रिहाइशगाह पर, जहाँ मैंने इन दोनों को तैनात किया हुआ था, आकिल रफ़ीक गए थे। इन लोगों ने उनके साथ बदतमीज़ी की और ज़रूरत से ज़्यादा बदतमीज़ी की। नतीजे में आकिल रफ़ीक ने इनकी पिटाई कर दी और ये आज उसका इंतकाम लेने के लिए आकिल रफ़ीक को उठाकर ले जाना चाहते थे। लेकिन मेरा नौजवान शेर मामूली आदमी नहीं है। उसने इन दोनों को अच्छी तरह ठिकाने लगा दिया। क्या ये क्लोरोफॉर्म से बेहोश हुआ है? हाँ, ये मुझे क्लोरोफॉर्म सूंघा कर बेहोश करना चाहता था, लेकिन मैंने इसे गिरा लिया और क्लोरोफॉर्म वाला हाथ खुद इसकी नाक पर पहुंच गया, जिससे ये अंटा गफील हो गया। बंगिश हंसकर बोला, जी। और जब ये ज़ेर हो गया तो खान ने मुझ पर 4 फायर किए। आप गोलियों के निशानात देख सकती हैं। मेरा ख्याल है जैसा कि हयात अली साहब ने कहा कि जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी जाए। पहले तो ज़रा लॉकअप में ही इनसे मीटिंग करूंगा और उसके बाद इंतज़ार करूंगा कि कोई शरीफ आदमी किसी चक्कर में फंसे तो उसकी ग्लू खुलासी करके इनसे हिसाब किताब करूं। चलो रहमान शाह, पहुंचाओ इन्हें गाड़ी में। यस सर। थैंक यू बंगिश। इस वक्त तुम्हें ही तकलीफ़ दे सकता था। अब आपने गलत बातें शुरू कर दी। जिस रोब से बुलाया है ना, उसी रोब पर कायम रहना चाहिए। ओके ओके, हयात अली साहब मुस्कुरा कर बोले। और कांस्टेबल जब्बार और खान को टांगों और हाथों से उठाकर बाहर ले गए। फिर हम भी बाहर निकल आए। लीना, साइमा वगैरह सूरत हाल जानने की कोशिश कर रही थी। एक गोशे में मिशी को भी मौजूद थी, जो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। और जब मेरी उस पर निगाह पड़ी तो वो मुड़कर वापस चली गई। उसका अंदाज कुछ अजीब सा था। बहरहाल रात के इस वाक़े को लोग अपने अपने तौर पर डिस्कस करते रहे, लेकिन मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। दूसरे दिन दोपहर के खाने के बाद हयात अली साहब ने मुझे अपनी खास नशिस्तगाह में तलब कर लिया और मैं उनके पास पहुंच गया और अब भी उस वक्त मौजूद था। दरवाज़ा बंद कर लिया गया और हयात अली साहब ने मुझसे बैठने के लिए कहा। फिर बोले, बहुत वक्त हो गया आकिल रफ़ीक, बहुत दिन हो गए। अब मैं ये समझता हूँ कि हमारे दरमियान बहुत से पर्दे उठ जाने चाहिए। तुम हर लिहाज से काबिल एतमाद शख्सियत हो और सच कह रहा हूँ, जब भी तुम्हारा तसव्वुर जहन में आता है यूँ लगता है जैसे कोई बहुत ही अपना अपना करीब मौजूद हो। इतना अपना कि उससे कोई बात छुपाने की ज़रूरत पेश ना आए। इस इनायत के लिए शुक्रिया के अल्फाज काफ़ी नहीं जनाब। मुझे एहसास है कि मुझसे किस मोहब्बत का सलूक किया जा रहा है। चुनाचे हमारे दरमियान से बहुत से पर्दे उठ ही जाने चाहिए। मुख्तसरन ये बात शायद तुम्हें बताई जा चुकी है कि हम लोग मुहिम जुई से दिलचस्पी रखते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में घूम फिर चुके हैं। एक ऐसी शख्सियत है हमारे पास जिसका ताल्लुक ख़ास कबीले से है, और ये ख़ास कबीला हिमालय से परे उसी वादियों में आबाद है जहाँ इंसानी कदम बहुत मुश्किल से पहुँच सके हैं और बहुत कम लोग उधर तक जा चुके हैं।
हम एक बार वहां पहुंचे। वहां एक अजीमुशान खजाना मौजूद है और सच्ची बात यह है कि न सिर्फ मैं बल्कि और भी चंद अफराद उस खजाने के लिए अपने दिल में बहुत से ख्यालात रखती हैं। ये उस वादी का एक ऐसा शख्स है जो हमारे बड़े काम आ सकता है। चुनाचे तुम ये समझ लो कि मैं उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ और मैंने उसे यहाँ इसलिए महफूज रखा है। हम ये सोच रहे हैं कि कुछ अरसे के बाद हम उधर का सफ़र करें और देखें कि आगे क्या क्या है। जी, मैं ये चाहता हूँ कि तुम हर लम्हे हमारे साथ रहो और उस शख्स का कंट्रोल अब तुम संभाल लो। जिस इमारत में तुम फराज के साथ गए थे वहाँ मैंने जब्बार और खान को मुतय्यन कर रखा था जो उस पुरस्कार बूढ़े को कंट्रोल करते रहे हैं। मेरी मुराद उस वादी के रहने वाले उस कबीले के शख्स से है। तुम बताओ, क्या तुम इस सिलसिले में दिलचस्पी ले सकती हो? क्यों नहीं जनाब, यकीनन ऐसा ही होगा। तो फिर ठीक है, उस बूढ़े को हम वहाँ से हटाए लेते हैं। हालांकि मुझे एसपी बंगिश पर यकीन है कि वो उन दोनों को बिल्कुल ठीक कर देगा, लेकिन फिर भी हर बात को जहन में रखना चाहिए। मेरी इस कोठी में एक तहखाना है, बहुत उम्दा तहखाना है और बहुत कम लोगों को उसके बारे में मालूम है। बूढ़े को हम उस वक्त तक वहाँ रखेंगे जब तक कि हमें उसकी ज़रूरत पेश आए और हम रवाना ना हो जाएं। जी, तो फिर क्या ख्याल है जनाब? जैसा आप मुनासिब समझें और तुम उसके निगरान रहोगे। बहुत बेहतर, शुक्रिया। मैं तुम्हारे सुपुर्द यही जिम्मेदारी करना चाहता था। बहुत मुनासिब, आप इत्मीनान रखिए, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, मैंने जवाब दिया। चलो आकिल, ये मसला तो हल हो गया। अब हमें इसके बाद की बातें सोचनी चाहिए। नतीजे में बूढ़ा बड़ी एहतियात के साथ उस तहखाने में मुंतकिल हो गया। तहखाना मुझे दिखा दिया गया और मैंने वहाँ कुछ इंतजामात अपने तौर पर कराए। जगह बहुत उम्दा थी। जब हम बूढ़े को बंद गाड़ी में बिठाकर यहाँ लाए तो आधी रात से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था। पूरी कोठी में मुकम्मल खामोशी तारी थी। बड़ी राजदारी के साथ हम उसे यहाँ लेकर आए। वो ला ताल्लुकी से सारे मामलात कबूल कर रहा था, यहाँ तक कि हमने उसे तहखाने में मुंतकिल कर दिया। इस काम में सिर्फ 3 अफराद शामिल थे, यानी मैं, हयात अली साहब और फराज। बाकी लोगों को हवा भी नहीं लगने दी गई। तहखाने में पहुंचकर हयात अली साहब ने कहा, असल में मैं ये सारे मामलात यहाँ से दूर रखना चाहता हूँ। मेरे जहन में उस वक्त ये ख्याल था कि कुछ और लोगों को भी जो मुहिम जू हैं इसका इल्म था कि मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। वो इसे मेरी कोठी में ही तलाश करते, इसलिए मैंने उसे दूसरी जगह मुंतकिल किया। लेकिन इतने अरसे के बावजूद एक बार भी मुझे इसके शुभात नहीं हुए कि कोई इस बारे में जानता है और इस तरफ मुतवज्जा है। चुनाचे अब मैं एतमाद के साथ इसे यहाँ रख सकता हूँ और वैसे भी हम लोग रवानगी में ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं करेंगे। जी, मैंने कहा, तो फिर अब ये तुम्हारे हवाले है। बहुत बेहतर, मैंने जवाब दिया। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन इसके साथ ही एक बात ऐसी थी जिसका इल्म उन लोगों में से किसी को नहीं था और वो ये थी कि मिशी को इस इमारत में देखी गई है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है और बूढ़े से उसका गहरा ताल्लुक है। पता नहीं हयात अली साहब ने या किसी और ने मिशिको के नकूश पर गौर नहीं किया था और उसे नज़रअंदाज किए रखा। बहरहाल वो मेरे जहन में थी और अब ये राज जानने में आसानी हो जाएगी। वो लोग तो खैर अपने अपने तौर पर कुछ भी कर रहे थे। मैं ये समझता था कि बेचारे जब्बार ने मेरी मुश्किल हल कर दी। आखिर किसी न किसी करवट ये ऊँट बैठना था। मैं अपने जहन में हालात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। चुनाचे मैंने अपने काम का आगाज़ कर दिया क्योंकि बूढ़ा अब मुकम्मल तौर पर मेरी तहवील में आ गया था। चुनाचे उसे पढ़ने में मुझे आसानी हो सकती थी। मैंने दूसरे ही दिन से अपने काम का आगाज़ कर दिया। कोठी में मौजूद किसी भी फर्द को कोई हकीकत मालूम नहीं थी। वो लोग अपने अपने तौर पर अपनी मसरूफियात में थे